नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल। मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज चमन बहार की समीक्षा करूंगा। मैं चमन बहार अभी हाल ही में आई है नेटफ्लिक्स पर और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आई यह फिल्म है जो एक सिलसिला चल रहा है आजकल ओटीटी पर, उसमें इसे देख सकते हैं। यह थोड़ी अपेक्षाकृत छोटी फिल्म है। इसका निर्माण सारेगामा ने किया है और इसके निर्देशक हैं अपूर्वा धर बड़गैया। उनकी यह पहली फिल्म है, इसलिए इस फिल्म पर बात करते समय उनकी शिल्प और उनके कथ्य के चुनाव पर भी बात होनी चाहिए और एक नए निर्देशक के हिसाब से भी गौर किया जाना चाहिए। फिल्म में मुख्य भूमिका जितेंद्र कुमार की है, जिन्हें हम सभी ने पिछले दिनों शुभ मंगल सावधान और पंचायत में देखा है। वे एक बहुत ही संजीदा उम्दा अभिनेता के तौर पर उभर कर आए हैं, उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं। वैसे कहा यह जा रहा है कि यह फिल्म उससे पहले बन गई थी, 2018 में ही आने वाली थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि फिल्म रिलीज़ नहीं हो पाई और अभी यह ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आई है। तो हम देख रहे हैं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म का सिलसिला लगातार मजबूत होता जा रहा है। उस पर वैरायटी की फिल्में आ रही हैं और वैसी फिल्में भी आ रही हैं जो आम तौर पे थिएटर नहीं देख पाती हैं किसी वजह से। चमन बहार भी ऐसी ही एक फिल्म है। चमन बहार को देखा जाना चाहिए इसलिए भी कि आप लंबे समय के बाद कस्बाई किरदारों को, कस्बाई परिवेश को फिल्म में देखते हैं। और ऐसा इन दिनों हालांकि ये ट्रेंड बढ़ रहा है, फिल्में मुंबई से खिसक करके अब ग्रामीण इलाकों की तरफ जा रही है, खास करके उत्तर भारत के ग्रामीण इलाकों की तरफ जा रही हैं। सिर्फ मुंबई के आसपास उनकी शूटिंग नहीं हो रही है, तो उस हिसाब से भी ये परिवेश के हिसाब से देखने लायक फिल्म है। अपूर्वा धर की इस कोशिश को मैं दो स्तरों पर देखूंगा। एक तो बतौर निर्देशक उनका काम निश्चित रूप से सराहनीय है। उन्होंने अपना हुनर दिखाया है और यह साबित किया है कि अगर उन्हें अच्छी स्क्रिप्ट मिले या खुद वे अच्छी स्क्रिप्ट लिखें थोड़ी और बेहतर, तो वे इस क्राफ्ट में निपुण दिख रहे हैं और बाकी तो धीरे धीरे निखार होता है, उनमें भी होगा। इस फिल्म के कथ्य और किरदारों के चुनाव पर सवाल है और कथ्य और किरदारों के निर्वाह पर भी। जिस तरीके से फिल्म में उन किरदारों के साथ निर्वाह किया गया है या जैसे उन्हें पेश किया गया है, उससे एक कह लें कि ये कबीर सिंह का कस्बाई संस्करण दिखता है। आप इस बात को कहीं से भी उचित नहीं ठहरा सकते। फिल्म के किरदारों की मासूमियत के बावजूद यह नहीं बता सकते या ये साबित कर सकते कि यह बहुत ही मासूम कहानी है। यह कहानी ऊपरी तौर पर देखने से बहुत मासूम लगती है, लेकिन यह उस पुरुष प्रधान समाज की उस निगाह की फिल्म है जो अमूमन इन दिनों संदेह नहीं, उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि इस तरीके से फिल्म में महिलाओं का चित्रण करना या महिलाओं के प्रति रवैया रखना किस हद तक जायज़ है। चूँकि हम 21वीं सदी के दूसरे दशक, अब तो उससे भी आगे बढ़ने जा रहे हैं, तो वैसे समय में हम विषयों का चुनाव करते समय, कथ्य का चुनाव करते समय, किरदारों का चुनाव करते समय, उनके निर्वाह करते समय, उनके प्रस्तुति में इन बातों का ध्यान जरूर रखें कि फिल्म कहीं उन रूढ़िवादी मूल्यों और उन चीज़ों को तो लेकर नहीं चल रही है जिनकी हम आज आलोचना कर रहे हैं या जिनको हम आज सही नहीं मानते हैं, अनुचित मानते हैं। तो कबीर सिंह में तो चलो एक किरदार था और जो इस तरीके की भावना का शिकार था, पुरुष अहमवादी और तमाम चीज़ें। यहाँ पूरा कस्बा, जी हाँ, पूरा कस्बा वैसा ही दिखता है। इस कस्बे में
स्त्रियों की भूमिका लगभग नदारद है, कहीं स्त्रियां दिखाई नहीं पड़ती हैं। जिन दो किरदारों को लेकर के फिल्म बनी हुई है, मुख्य किरदारों को, एक जो बिल्लू है और दूसरी जो उसके घर के सामने रिंकू रहने आती है और जिसको लेके सारी हलचल मोहल्ले में होती है, उस हलचल में हमारे पुरुष समाज का चरित्र उभर कर आता है कि किस तरीके से हम दकियानुसी सोच के साथ आज भी जी रहे हैं। मुझे मालूम नहीं और यकीन से नहीं कहा जा सकता कि आज भी ऐसे कस्बे मौजूद हैं और जहां इस तरह की हरकत होती है तो पूरा शहर उससे नावाकिफ़ रहता है। खुद लड़की के पिता बाद में इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं और पुलिस का इंटरवेंशन, पुलिस का हस्तक्षेप करते हैं। क्या रिंकू की माँ, रिंकू का भाई इन सारी चीज़ों को नहीं देख रहा था? ऐसे थोड़े से सवाल बन जाते हैं तो पता चलेगा कि नहीं, वे सारे लोग लापरवाह थे और ये सारी चीज़ें लगातार उनके घर के सामने, और जहाँ आसपास और कोई एक्टिविटीज़ नहीं है, सिर्फ लड़कों का जमघट लगा रहता है, तो सिर्फ इसलिए कि उस लड़की को बार बार देख सके। वह लड़की उनके लिए अजूबा है, वह लड़की उनके लिए बहुत बड़ा आकर्षण है, इसलिए कि वह स्कर्ट पहनती है, इसलिए कि वह हाफ पैंट पहनती है, इसलिए कि वह गोरी है, वह स्कूटर चलाती है, और उनके लिए यह सब कुछ पहली बार हो रहा है। हो सकता है ये पहली बार हुआ हो और ऐसा कस्बाई अनुभव होता है, लेकिन जब हम एक निर्देशक के तौर पे, एक लेखक के तौर पर जब ऐसी कहानियाँ चुनते हैं तो हमारा दायित्व क्या बनता है, हम कैसी कहानियाँ चुनें और उन कहानियों के साथ क्या निर्वाह करें। मैं यह नहीं कहूँगा कि इस फिल्म में ऐसे ऐसे किया जा सकता था, पूरी तरह से निर्देशक और लेखक की अपनी मर्जी है कि वे क्या दिखाना चाहते हैं, लेकिन बतौर दर्शक और बतौर फिल्म देखते हुए जो मैं महसूस करता हूँ उसको मैं अपनी बात कह रहा हूँ कि यह फिल्म पूरी तरह से उन फिल्मों की ही तरह है जिसमें एक पुरुष नज़रिए से, एक पुरुषवादी निगाह से समाज का, चरित्रों का और लड़कियों का चित्रण होता है। आप देखेंगे कि इस फिल्म में वो चाहे रिंकू हो या रिंकू की माँ, रिंकू की माँ एक संवाद बोलती हैं, रिंकू तो एक भी शब्द नहीं बोलती है। अभिनय के लिहाज से जरूर जितेंद्र बहुत अच्छे हैं। जितेंद्र ने उस उहापोह को, उस अव्यक्त प्रेम को, कस्बाई अव्यक्त प्रेम को अच्छी तरीके से रखा है और कुछ करने की चाहत, एक महत्वाकांक्षी युवक की इच्छा जो अपने पिता की नौकरी से, बेपहचान नौकरी से ऊब चुका है और नहीं करना चाहता उसको, और फिर वो पेशा बदलता है, पनवाड़ी हो जाता है और उसके जीवन में जो संघर्ष होता है, इन सारी चीज़ों को जितेंद्र ने बहुत अच्छे तरीके से पकड़ा है। रितिका का भी काम बेहतरीन है, हालांकि रितिका को कुछ खास करना नहीं था। बाकी इसमें बहुत ही इंसेंबल एक्टर हैं, बहुत सारे एक्टर हैं और यह कास्टिंग डायरेक्टर की खूबी मानी जाएगी कि उन्होंने इन किरदारों में ऐसे कलाकारों को चुना है जो अपनी भूमिकाओं में बहुत सटीक बैठते हैं। उन कलाकारों में हम आलम खान का नाम लेंगे, भुवन अरोड़ा हैं, अश्विनी कुमार हैं, धीरेन्द्र कुमार तिवारी हैं। तो बाकी आपकी मर्ज़ी, आप फिल्म देखें। मैं इस फिल्म को सिर्फ बी दूंगा अपनी ग्रेडिंग के हिसाब से। शुक्रिया, मेहरबानी।